friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi and I'm a UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about dietary fibers. This is the part of unit number 1. So whenever we talk about dietary fibers क्या होते हैं, कितने टाइप्स के dietary fibers होते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So whenever we talk about dietary fibers, इन डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं. इन डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं. और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, जब हमने रेजिस्टेंट स्टार्च के बारे में बताया था, तो रेजिस्टेंट स्टार्च भी आर द काइंड ऑफ डाइटरी फाइबर्स, जिसमें जो ऐसे स्टार्चेस जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ना बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, बट वो हमारे डायरेक्ट एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं होके कोलोन में चले जाते हैं. कोलोन में स्टूल में बल्क ऐड करते हैं एंड बॉडी से रिलीज या फिर पास आउट हो जाते हैं. इसलिए इट इज रिकमेंडेड नॉट टू कंज्यूम द रॉ फूड्स, ताकि अगर आप कच्चा खाना खाओगे तो इट वॉन्ट बी डाइजेस्ट इन योर बॉडी, और वो डाइजेस्ट ना होके क्या होगा, डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे नहीं जाएगा, स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ वहां पर कोई भी आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा. डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, वो कोलोन के अंदर, और कोलोन में जाके वो स्टूल में बल्क ऐड कर देगा, बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा. इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू ऑलवेज ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्रोसेसिंग यूनिट्स, और जो भी ऐसा खाना जो प्रोसेस्ड हो, इसलिए वही रिकमेंड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ग्रेन्स एंड सीरियल्स, अब इनको आप कच्चे तो नहीं खा सकते, इनको क्या करोगे, पकाकर ही खाओगे. अगर आप कच्चे खा लोगे ग्रेन्स और सीरियल्स को, तो ये क्या करेंगे, बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ना ही इनका डाइजेशन हो पाएगा. तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, मिलिंग प्रोसेस होती है, जिसमें इनका आटा बनाया जाता है. फ्लार इज डाइजेस्टिबल, आप खाओगे तो वहां पर बॉडी के अंदर इजिली डाइजेस्ट हो जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइटरी फाइबर. तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, हम इनको रफेज भी बोलते हैं. that includes the part of plant food of your body, but body cannot digest or absorb. मतलब हमारी बॉडी में वो जाने के बाद बॉडी उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ऐसे फाइबर्स को बोलते हैं रफेज और डाइटरी फाइबर्स. तो अब जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि हाई डाइटरी फाइबर फूड्स खाना चाहिए. क्यों खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन वालों में क्या होता है, अगर वो डाइटरी फूड्स खाएंगे तो ये डाइटरी जो फूड्स है, मींस जो रफेज है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डायरेक्ट कहाँ पे चला जाता है, कोलोन में चला जाता है. कोलोन इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होके कोलोन में चला जाता है, और कोलोन में जाने के बाद क्या है, स्टूल के साथ मिक्स हो जाता है, फीसिस को बल्क प्रोवाइड करता है, जो कि इजीली बॉडी से पास आउट फिर हो जाते हैं. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स. अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, ये सारे जो फूड है दैट इंक्लूड इन द डाइटरी फाइबर. अब जो डाइटरी फाइबर है, जैसे आपके पास रफेज है वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बॉडी में ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट हो जाते हैं. लेकिन डाइटरी फाइबर क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में एज इट इज रहता है, और उसके बाद कोलोन में चला जाता है, कोलोन के बाद वो बॉडी से बाहर आ जाता है. तो दिस इज द डाइटरी फाइबर. नाउ नेक्स्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर. फर्स्ट टाइप इज सॉल्युबल फाइबर. ये नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्युबल फाइबर मतलब जो सॉल्युबल है वाटर में, जो सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, और मतलब वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जेल लाइक सब्सटेंस बनाएगा. अब जो यहाँ पर जो सॉल्युबल फाइबर्स है, सॉल्युबल फाइबर्स वो फाइबर्स है जो जो वाटर में सॉल्युबल है, जिनको वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है. तो अब जो सॉल्युबल फाइबर है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल. अब जो ये वाला सॉल्युबल फाइबर है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर जिसका शुगर लेवल बहुत हाई होता है, तो सॉल्युबल फाइबर्स रिकमेंड किए जाते हैं आपकी मील में, ताकि
कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में कम हो जाए और ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर ये सॉल्युबल फाइबर है। अब अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो क्या बना लेता है, इट फॉर्म अ जेल लाइक मटेरियल जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो सॉल्युबल फाइबर जनरली किन किन फूड्स में देखने को मिलता है, ओट्स में, पीज में, बीन्स, एप्पल्स, सिट्रस फ्रूट, कैरेट्स, बार्ली, ये सभी फूड्स होते हैं जिसमें सॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और सॉल्युबल फाइबर्स वो फाइबर है जो कि वाटर में सॉल्युबल है और क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जिसको हाई शुगर लेवल प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज इनसॉल्युबल फाइबर। अब ये इनसॉल्युबल है मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जब ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो क्या कर रहा है, इट एड्स बल्क टू द स्टूल एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन जिस पेशेंट को होता है या जिसको भी प्रॉब्लम होती है तो उस केस में रिकमेंड किया जाता है सॉल्युबल फाइबर्स इनसॉल्युबल फाइबर्स खाने के लिए। तो इनसॉल्युबल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बट स्टूल में बल्कनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फीसिस है वो इजीली बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। तो ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो इनसॉल्युबल फाइबर्स क्या है, बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहे लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बल्क ऐड कर रहे हैं इन द स्टूल। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, जैसे होल व्हीट फ्लावर है, व्हीट ब्रान है, नट्स हैं, बीन्स, वेजिटेबल्स, ये सारे टाइप के जितने भी फूड है दैट आर कम्स अंडर इनसॉल्युबल फाइबर। नाउ नेक्स्ट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब अगर यहाँ पे एन लगा है तो मतलब ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। हमें नहीं पता इसकी कितनी यूनिट इसमें अटैच्ड है। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है इसमें लीनियर चेन होती है, बीटा लिंकेज होती है 1 to 4। और यहाँ पर क्या है, जो सेल्यूलोज है जनरली किस में पाया जाता है, ब्रान में, लेग्यूम्स में, पीज में, आउटर सीड्स की कवरिंग में, एप्पल्स में, यहाँ पर हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज हेमी सेल्यूलोज, बोथ है सेल्यूलोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी सेल्यूलोज, या फिर इसको हम ब्रांच स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये भी पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वेयर एज इन द केस ऑफ सेल्यूलोज यहाँ पे सिर्फ एक लीनियर पॉलीमर चेन दिखती है। अब हेमी सेल्यूलोज में कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं, ब्रान एंड होल ग्रेन्स। एंड दिस इज पैक्टिन एंड बीटा ग्लूकन। पैक्टिन क्या है, पैक्टिन जो है वो वाटर सॉल्यूबल है और जेल फॉर्म करता है। पैक्टिन जो है वो वाटर सॉल्यूबल है और जेल फॉर्म करता है। मेनली इसको पैक्टिन को यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ जेली, जैसे हम जेली बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो इस केस में जो है हम पैक्टिन का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, अब जो बेस्ट जेली बनती है वो, जिसमें सबसे अच्छा पैक्टिन होता है, जो बेस्ट जेली बनती है वो गुआवा की बनती है। ये हमेशा याद रखना, जो बेस्ट जेली बनती है वो किस फ्रूट की बनती है, गुआवा फ्रूट की बनती है, क्योंकि उसमें पैक्टिन का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पैक्टिन, इट इज वाटर सॉल्यूबल एंड जेल फॉर्मिंग। अगर वाटर सॉल्यूबल है, फ्रूट्स में मिलती है, तो कैसे काम करेगी, इट इज यूज्ड एज द थिकनर इन कूलिंग एंड बेकिंग। अब जो ये पैक्टिन है, जैसे एप्पल्स में होता है, गुआवा में होता है, स्ट्रॉबेरीज में, जनरली पैक्टिन जो है वो सबसे ज्यादा फ्रूट्स में देखने को मिलता है। अब पैक्टिन से जेली बनता है, जैम बना सकते हैं, मार्मलेड बनता है। तो इन सब में जो भी हम यूज कर रहे हैं फ्रूट, उसमें क्या है, पैक्टिन होता है। पैक्टिन अगर ज्यादा है तो फ्रूट अच्छा, उतना मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छा बनेगा। जैसे जो जेली है सबसे अच्छी गुआवा फ्रूट की बनती है, क्योंकि गुआवा में पैक्टिन लेवल ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो है वो बीटा ग्लूकन है। बीटा ग्लूकन का मतलब क्या होता है, ये भी सॉल्यूबल फाइबर्स है। मेनली आपका जो बीटा ग्लूकन है वो ग्रेन्स में मिलता है, बार्ले और ओट्स में। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जिसको हार्ट डिजीज है या फिर जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसको हाई फाइबर फूड्स यूज करने चाहिए, जैसे ओट्स हो गए। और जिसमें जो फैट है, फैट का सबसे कम यूज करना चाहिए, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है या फिर जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलो, हार्ट डिजीज बोलो, या फिर जिसको ओबेसिटी प्रॉब्लम है, उसमें फैट की अमाउंट हमेशा कम होनी चाहिए। फैट जो है वो बॉडी में कम जाना चाहिए। तो बीटा ग्लूकन क्या करेगा, इट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द फूड। तो ये बीटा ग्लूकन क्या करेगा, फैट की अमाउंट को रिड्यूस करेगा और बॉडी को हेल्दी रखने में मेंटेन करेगा,
ताकि सीवीडी ना हो। सीवीडी होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। अब यहाँ पर जो बीटा ग्लूकन है वो क्या करता है, बीटा ग्लूकन ऑल्सो स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द केमिकल्स दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी नहीं होने देता, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है कौन, बीटा ग्लूकन। नाउ दीज आर सम फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर। फर्स्ट फंक्शन इज सटाइटी। सटाइटी क्या होता है कि हमें जब भी हम हाई फाइबर फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, वो होती है सटाइटी वैल्यू। तो फाइबर्स क्या है, फाइबर्स जो है वो विस्कस जेल फॉर्म कर लेते हैं और एक अच्छी फीलिंग देते हैं अगर हम हाई फाइबर फूड को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी प्रिवेंट हो जाती है। तो ये कैसा फील देता है, पोस्ट प्रेंडियल सटाइटी, मतलब आफ्टर लंच और डिनर। आफ्टर लंच बोलो, लंच के बाद कंज्यूम करते हो, या फिर डिनर तो नहीं, आफ्टर लंच ही होता है। तो ये होता है सटाइटी। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे डाइटरी फाइबर क्या करते हैं, अगर आप अपने अपने फूड में फाइबर्स इंक्लूड करते हो तो वो क्या करता है, कुछ एब्जॉर्प्शन का इनिबिशन कर देता है। तो ये है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जैसे ग्लूकोज की लेवल, अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर खा ली, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर खा ली और साथ में उसके डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड कर लिया मील में, तो डाइटरी फाइबर क्या करेगा, उसकी अमाउंट को, उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को लो कर देगा। किसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को, शुगर के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को लो कर देता है। तो ये सेकंड फंक्शन होता है डाइटरी फाइबर का। थर्ड है सोल्यूबल फाइबर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे पैक्टिन, ग्वार गम, ओट ब्रेन, ये सारे हैं सोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर जो है वो क्या कर, जैसे हमने आगे पढ़ा था पहले वाले स्लाइड में, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दो तरह के फाइबर्स थे, तो फंक्शंस भी इसमें सॉल्यूबल फाइबर में इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है फंक्शन वो है इंटीग्रिटी ऑफ गट। तो डाइटरी फाइबर क्या है, जैसे आपके पास फर्मेंटेबल फाइबर्स है, वो क्या करते हैं, गट को मेंटेन करते हैं, गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। जैसे अगर हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमारी गट हेल्थ जो मेंटेन रहती है। ऐसे अगर आप फाइबर्स को लोगे तो फाइबर्स किस जो आपके फर्मेंटेड फाइबर्स है वो किस में हेल्प करेंगे, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द गट हेल्थ। वो कैसे करेंगे, क्योंकि फर्मेंटेशन के टाइम पे क्या होता है, जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं वो प्लोरीफिरेट कर जाते हैं और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब जो गट हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किस में आता है, प्रोटीन में। अमीनो एसिड कम्स अंडर प्रोटीन। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स जो है यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब जब अमीनो ग्रुप जो अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो प्रोटीन के साथ यहाँ पे क्या होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, यहाँ पर क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हमने बोला है COOH। यहाँ पर एक R ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स कैसे बनेंगे, जब अमीनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर 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 हमारे पास दो अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड्स को हमें कैसे कंबाइन करना है, या फिर तो यहाँ पे क्या आएंगे, दो अमीनो ग्रुप आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक NH2 है, यहाँ पे एक COH है, और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या है, जब ये NH2 जो है वो COH के साथ बॉन्ड कर लेता है और जो मिडल वाला बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड, सॉरी ये वाटर है, अब ये वाटर क्या होएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये H2O बचा, H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा NH और C डबल बॉन्ड O का, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हुआ, ये H2O रिलीज हो गया, ये NH और ये CO का जो बॉन्ड बना है, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि किससे बनता है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्ट कराने से बनता है। तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए, NH2 को रिएक्ट करवाया किसके साथ, COOH के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और यहाँ पे क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये है अमीनो एसिड। अब इसको हमने कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक असेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, एक कंडीशनली असेंशियल अमीनो
एसिड। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो है असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती। असेंशियल मतलब जरूरी। ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी इसको बना नहीं पा रही है। हमारी बॉडी क्या नहीं कर पा रही है, इसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड, जिसको हमारी बॉडी में जरूरत तो है उन अमीनो एसिड की, लेकिन बॉडी बना नहीं पा रही है। तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल मतलब जरूरी, जरूरी तो है लेकिन बॉडी बना नहीं पा रही। तो ऐसे 9 असेंशियल अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थियोरनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये सारे 9 असेंशियल अमीनो एसिड है जिनको हमारी बॉडी में नीड तो है, हमारी बॉडी को इनकी नीड है बट बॉडी बना नहीं पा रही। तो ऐसे अमीनो एसिड हो गए असेंशियल अमीनो एसिड। नाउ यहाँ पे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या है, मतलब नॉन असेंशियल, हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है इन अमीनो एसिड की, हमारी बॉडी में नीड नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉडी इसको सिंथेसाइज कर रही है। लेकिन बॉडी क्या कर रही है, इसको सिंथेसाइज कर रही है। तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, मतलब हमारी बॉडी बना रही है, सिंथेसाइज कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें वो सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। जैसे एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, क्लोरीन, ग्लिसरीन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, सेरीन एंड टायरोसिन। तो ये सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि नॉन असेंशियल है। डिफरेंस समझ में आ गया असेंशियल नॉन असेंशियल का क्या होता है। असेंशियल मतलब हमारी बॉडी में जरूरी है अमीनो एसिड, लेकिन हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। दैट अमीनो एसिड आर नोन एज असेंशियली अमीनो एसिड। नॉन असेंशियल में क्या है, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो डाइट से मिल रहे हैं, बॉडी उसको सिंथेसाइज कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी नीड नहीं है क्योंकि वो हमें डाइट से मिल रहे हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। नाउ थर्ड इज कंडीशनली अमीनो एसिड। कंडीशनली मतलब अगर हम, मतलब जरूरी नहीं है, ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, लेकिन इलनेस या फिर स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी को नीड पड़ सकती है। मतलब अगर हम बीमार हो गए या कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें हमारी बॉडी में अमीनो एसिड की कमी हो गई, तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं कंडीशनली अमीनो एसिड। वो क्या, अब किस तरह के होते हैं, या तो आर्जिनिन हो गया, या सिस्टीन हो गया, फ्लोरीन, सेरेन, टायरोसिन, ग्लूटामिन। मेन जो है एग्जाम्पल वो है आर्जिनिन। अब आर्जिनिन क्या है, असेंशियल नहीं है और बॉडी इसको बना भी नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे अमीनो एसिड कौन से होंगे, कंडीशनली अमीनो एसिड। मतलब बॉडी नहीं बना रही है जितना हमें चाहिए, जितना हमें अपनी इंजरी को हील करने के लिए अमीनो एसिड चाहिए उतना बॉडी नहीं बना रही है। दैट इज कंडीशनली, मतलब एक कंडीशन में चाहिए हमें, हमारी बॉडी में नीड नहीं है, कंडीशन में चाहिए। कौन सी कंडीशन, इलनेस हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सीरियस इंजरी से हील कर रहे हैं, जैसे आपके पास कैंसर हो गया, अगर आपको कैंसर हो गया तो इधर होना नहीं चाहिए, अगर इन केस किसी को कैंसर है तो यहाँ पे कंडीशनली अमीनो एसिड की हमारी बॉडी को नीड पड़ेगी। तो वो जो ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है, लेकिन इलनेस और स्ट्रेस के टाइम पे या कोई भी डिजीज कंडीशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन अमीनो एसिड्स को बोलते हैं कंडीशनली अमीनो एसिड। आर्जिनिन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनली अमीनो एसिड। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आता है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं तो स्ट्रक्चर के बेस पे फिब्रस, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन। और अगर मैं उसको उसकी कॉम्पोजिशन पे क्लासिफाई करती हूँ तो कौन से आएंगे, सिंपल में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स, स्क्लेरोप्रोटीन। और कॉन्जुगेट प्रोटीन की मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से आएंगे,
फोस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमाप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये कैसे होते हैं। जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब अगर मैं इनकी कॉम्पोजिशन वाले पे डिस्कस करूं, अभी हम इनकी कॉम्पोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं इनकी कॉम्पोजिशन डिस्कस करूं तो यहाँ पे सबसे पहले जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसमें ओनली अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो कि आपके, जैसे हम एंजाइम में पढ़ते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं कोफैक्टर जो कि प्रोटीन पे आके अटैच हो जाते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। तो यहाँ पे सिंपल प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं प्लस में प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर होता है। तो ये वाला क्या हो गया, सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिंपल प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबको पता है एग में मिलता है। ठीक है, और क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है और हीट से कोएगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है ग्लोबुलिन, ऐसे प्रोटीन जो कि इनसॉल्युबल है प्योर वाटर में, लेकिन न्यूट्रल सोल्ट में ये सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे सीरम, ग्लोबुलिन, ये सारे ग्लोबुलिन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आते हैं, हिस्टोन एंड स्क्लेरोप्रोटीन भी यहाँ पे सिंपल प्रोटीन्स है। अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेटेड की, तो कॉन्जुगेटेड में क्या होता है, कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं और किसके साथ कंबाइन रहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। जैसे इसमें आता है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या आता है, ग्लाइकोप्रोटीन में यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है जो कि इम्यूनिटी, जैसे आपका इम्यूनिटी का फंक्शन है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही लिपोप्रोटीन होते हैं जो कि लिपिड्स और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर क्या है, जैसे हम लिपोप्रोटीन पढ़ते हैं, मेनली ये लिपिड्स और फैट्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं दैट आर लिपोप्रोटीन। तो ये सारे टाइप के प्रोटीन हैं, कुछ जो सिंपल प्रोटीन है एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। नेक्स्ट जो है वो है कुछ ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी है जिसके साथ जो फोस्फोप्रोटीन है और मेटालोप्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं। फोस्फो और मेटालो मतलब मेटल जिसमें होता है, मेटल प्रोटीन्स। जैसे यहाँ पर कौन सा हो गया, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल प्रोटीन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें फोस्फोप्रोटीन है और मेटालोप्रोटीन है। अब यहाँ पर इनका एसोसिएशन होता है मेटालोप्रोटीन का और फोस्फोप्रोटीन का कॉन्जुगेटेड में। कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक दूसरे में कॉन्जुगेट, मिला हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप किससे अटैच हो जाते हैं, वो सारे इनके टाइप्स बताए गए हैं। नेक्स्ट है हम कैसे प्रोटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रोटीन की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग कर सकते हैं, मतलब दो न्यूट्रिएंट को ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे हम एनरिचमेंट करते हैं, ऐसे हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, न्यू सप्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो इसमें क्या है, हम प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या तो हम दो या दो से ज्यादा प्रोटीन को ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, या फिर हम सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब हम कुछ ऐसे अमीनो एसिड डाल सकते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, या तो ब्लेंड कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोटीन को, और दूसरे में क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रोटीन की बॉडी में कमी हो गई तो हम दूसरे सब्स्टिट्यूट लगा के उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। अब हम कैसे सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे सीरियल्स जो है, सीरियल्स में लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है वो लिमिट होता है, डेफिशिएंट होता है, और थ्रियोनिन जो अमीनो एसिड है ये भी डेफिशिएंट होता है। लेकिन जो लेग्यूम्स, मिल्क, मीट, फिश है, इनमें अमीनो एसिड बहुत अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करेंगे अपने सीरियल प्रोटीन्स में। क्या ऐड कर सकते हैं, हम ऐसे अमीनो एसिड ऐड कर सकते हैं सीरियल्स में जिसमें डेफिशिएंसी ना हो, ताकि एक न्यूट्रिएंट का सब्स्टिट्यूट दूसरा मिल जाए और दोनों की कमी क्या हो जाए,
पूरी हो जाए बॉडी में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे हम सोयाबीन, और अगर मैं सीसम प्रोटीन की बात करूं तो सोयाबीन प्रोटीन में बहुत अच्छा क्या होता है, लाइसिन अमीनो एसिड होता है, लेकिन मिथ्योनिन नहीं होता, ठीक है। और सीसम प्रोटीन में क्या है, मिथ्योनिन होता है लेकिन लाइसिन नहीं होता। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, सोयाबीन को मिक्स कर देंगे और क्या करेंगे, सीसम प्रोटीन को मिक्स कर देंगे। तो सोयाबीन से हमें क्या मिल रहा है, लाइसिन मिल रहा है, और इससे सीसम प्रोटीन से क्या मिल रहा है, हमें मिथ्योनिन मिल रहा है। तो हमने क्या करा, दोनों प्रोटीन को ऐड कर दिया। जब दोनों प्रोटीन को ऐड कर दिया तो सप्लीमेंटेशन हो गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, बॉडी में हमारे क्या हुआ, जो डेफिशिएंसी थी वो इंप्रूव हो गई। तो इन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स को एक दूसरे की कमी पूरा करने के लिए दूसरा ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है सप्लीमेंटेशन करते हैं एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड के साथ। आप सिंगल भी अमीनो एसिड डाल सकते हो जिसकी डेफिशिएंसी है, या फिर कॉम्बिनेशन में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट, अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम सीरियल डाइट को इंप्रूव करके, मतलब उसमें क्या, अगर हम इंडिविजुअल अमीनो एसिड डाल रहे हैं, मतलब कोई सिंगल अमीनो एसिड डाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो लाइसिन डाल सकते हैं या फिर थ्रियोनिन उसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो सीरियल डाइट है उसमें हम लाइसिन अकेले भी डाल सकते हैं, थ्रियोनिन भी डाल सकते हैं, या इन दोनों का मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इंप्रूवमेंट करते हैं सोयाबीन और काउ मिल्क के साथ विद मिथ्योनिन, तो इसमें क्या करेंगे, जो सोयाबीन के प्रोटीन्स है और काउ मिल्क है, ठीक है, दोनों किस में डेफिशिएंट होते हैं, मिथ्योनिन में। तो हम इसमें क्या प्रोटीन ऐड करेंगे, मिथ्योनिन ऐड करेंगे। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उसको ऐड कर दो, चाहे अकेला ऐड करो चाहे उनका म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बना के ऐड करो, ताकि बॉडी में सबकी डेफिशिएंसी अमीनो एसिड्स की पूरी हो जाए। तो ये सारे मेथड्स होते हैं म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, जिसमें अमीनो एसिड को ऐड करते हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैंडी मेकिंग। अब हम कैंडी मेकिंग कैसे करते हैं, जब भी मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं कैरामलाइजेशन। अब ये कैरामलाइजेशन क्या थी, जब भी हमने शुगर को एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया था, जब भी हमने शुगर को एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया था, तो शुगर किस किस स्टेजेस से जाता है, शुगर में कौन कौन सी स्टेजेस आती है, और लास्ट में क्या बनता है, इसमें कैरामल बनता है, जो कि ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, जिससे बिटर टेस्ट आता है। जैसे टॉफीज में आता है कैरामल, चॉकलेट्स में आता है, फजेस, फॉन्डेंट्स, बहुत सारे टाइप के कैरामल्स यूज करे जाते हैं। मेनली टॉफी में हो गया आपका, कैरामल्स वाली टॉफी आती है, कैंडी, चॉकलेट्स, कॉफी, ये सब इनमें कैरामलाइजेशन होती है। अब ड्यूरिंग कैंडी मेकिंग प्रोसेस, जब कैंडीज बना रहे हैं, तो शुगर किस किस स्टेजेस से पास होकर कैरामल बनता है, वो सारी यहाँ पे स्टेजेस है। जनरली नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अरेंज द स्टेप्स वाला क्वेश्चन आता है, कि इसमें जो स्टेप्स है वो अरेंज करना आता है, कि कैसे कौन कौन सी स्टेज आती है कैंडी मेकिंग में। ऐसे ही चीज मेकिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें भी सीक्वेंस में आता है कि हाँ कैसे चीज बनाई जाती है, किस क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं, तो उन स्टेप्स को अरेंज करने का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैंडी मेकिंग की जब मैं बात करूं, तो कैरामलाइजेशन में क्या था, यहाँ पर शुगर को एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया। जब हम शुगर को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो शुगर क्या करती है, जब भी हम शुगर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो शुगर क्या करती है, डीकम्पोज हो जाती है। मैंने आपको शुगर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो उसमें था कि शुगर क्या होती है, हीटिंग से उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि शुगर क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। शुगर का डिहाइड्रेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, या फिर शुगर क्या करती है, पॉलीमराइज कर जाती है, या फिर शुगर में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। अब जब हम शुगर को हाई हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, शुगर का क्या हुआ, डीकम्पोजिशन, या फिर क्या हुआ, शुगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई। जब शुगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई, तो वहां पे शुगर ब्रेक डाउन होने के बाद कॉन्टिन्यूसली हीटिंग जा रही है, हीटिंग से क्या होगा, कुछ ये सारी स्टेजेस आएंगी, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, कैरामल मिलेगा। अब क्या है, यहाँ पे हम हर एक का जो कैरामलाइजेशन टेम्परेचर है, हर शुगर का कैरामलाइजेशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की शुगर यूज करी हुई है। आपने फ्रक्टोज लिया है, सुक्रोज लिया है, माल्टोज लिया है, किस तरह की शुगर आप यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कैरामलाइजेशन टेम्परेचर कितना होगा। तो ये थ्योरी है
किसके पीछे? कैंडी बनाने के पीछे, कैरेमल की। नाउ अब जब हम कैंडी बना रहे हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर से समझिए, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है थ्रेड स्टेज। पहले हम क्या बनाते हैं? चाशनी बनाते हैं, जिसको हम चाशनी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम चीनी को हीट कर रहे हैं, जब हम चीनी को हीट कर रहे हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो फर्स्ट स्टेज क्या बनती है? थ्रेड स्टेज। मतलब इस थ्रेड स्टेज में हमें पता लगता है कि चीनी क्या है, अब जब बॉईल करते हम, उसमें क्या पता चलता है कि चीनी का कौन सा स्टेज आ गया? थ्रेड स्टेज आ गया। मतलब शुगर ब्रेकडाउन, शुगर का डिकम्पोजिशन होने लग गया। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है थ्रेड स्टेज, जिसमें अगर हम डिप करके देखते हैं फिंगर से, तो जब चाशनी को देखोगे तो उसमें ऐसे थ्रेड जो आपके फिंगर्स में बन जाता है, तो ये आता है थ्रेड स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है सॉफ्ट बॉल स्टेज, जिसमें सॉफ्ट बॉल फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर क्या है, हम शुगर को जब हीट करते हैं, थ्रेड के बाद क्या बनता है? सॉफ्ट बॉल स्टेज आती है। ये स्टेज का क्वेश्चन आता है कि इनको स्टेप्स में अरेंज करना है। नेक्स्ट जो है फर्म बॉल, सॉफ्ट के बाद कैसी होती है? फर्म बॉल बनती है। फर्म बॉल के बाद यहाँ पे सॉफ्ट क्रैक आता है, मतलब जब शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और कुछ ऐसा उसको अगर आप ऐसे ब्रेक भी करोगे या फिर किसी पे ऐसे गलती से टच भी होगे तो वो ब्रेक हो जाता है। तो दैट इज सॉफ्ट क्रैक स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो आती है हार्ड क्रैक, मतलब क्रैक करने पे शुगर जो आपको बहुत हार्ड लगती है। नेक्स्ट लास्ट में जब हार्ड क्रैक स्टेज हो जाती है, तो लास्ट में बनता है कैरेमल, जो कि ब्राउन से ब्लैक कलर में वेरी करता है। तो ये सारी स्टेजेस है जब भी हम कैंडी बना रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो थी दैट इज थ्रेड स्टेज, जिसमें एक लूज थ्रेड देखने को मिलता है। जनरली जब हम चाशनी बनाते हैं, शुगर का सिरप बनाते हैं, उसमें थ्रेड स्टेज से हम पता लगाते हैं कि हमारी चाशनी है वो रेडी हो गई या फिर नहीं हुई। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉफ्ट बॉल स्टेज। सॉफ्ट बॉल मैंने आपको दिखा दी पिक्चर, जिसमें सॉफ्ट और एक स्टिकी बॉल मिलती है। सॉफ्ट बॉल स्टेज में जनरली हम कैरेमल फजेस को बनाते हैं। फर्म स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्म स्टेज में जो शुगर बनती है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैरेमल, मार्शमैलो, गमीज एक्सेट्रा। हार्ड बॉल स्टेज जो है, ये वाली जनरली हार्ड बॉल स्टेज, यहाँ पे फर्म बॉल के बाद एक मेंशन कर लेना, यहाँ पे एक हार्ड बॉल स्टेज आती है, इससे ज्यादा हार्ड बन जाता है यहाँ पे बॉल। तो ये वाला जो जनरली हार्ड बॉल स्टेज है वो टॉफीज बनाने के लिए यूज करी जाती है। सॉफ्ट जो क्रैक स्टेज है दिस वन, ये यूज करी जाती है आपको बटर स्कॉच बनाने के लिए, नोगेट एक्सेट्रा, ये भी आपको काफी टाइप की कन्फेक्शनरी में यूज किया जाता है। हार्ड जो क्रैक स्टेज है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लेज्ड फ्रूट, हार्ड कैंडीज। कैरेमल जो है लास्ट में, कैरेमल क्या है, यहाँ पे जब सारा लिक्विड उड़ जाता है, जब सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, जो लास्ट में बचता है दैट इज कैरेमल, जो कि एम्बर कलर का होता है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ चीज मेकिंग। अब ये वो कैंडी मेकिंग था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चीज मेकिंग। चीज कैसे बनता है? चीज बनता है दूध से, ठीक है, ये सबको पता है। अब यहाँ पर क्या है, जो मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है मिल्क में? केसीन प्रोटीन, जो कि कैसे प्रेजेंट रहता है? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कैसिनेट। मिल्क में कैसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कैसिनेट। अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम चीज बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनता है यहाँ पे? कर्डलिंग होती है मिल्क की। यहाँ पर कर्डलिंग होने के बाद जो कर्डलिंग होती है, कर्डलिंग के बाद यहाँ पर हीट होती है। हीट के बाद हम उसमें क्या करते हैं, अपना सीजनिंग्स ऐड करते हैं, देन चीज को राइपन किया जाता है। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होता है पेस्चराइजेशन। जब भी हम चीज बना रहे हैं, पेस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? हम मिल्क को हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ताकि दूध की क्या है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले हीटिंग करते हैं मिल्क की। अब वहां पर जो कैल्शियम कैसिनेट जो प्रेजेंट रहता है, वो क्या कर, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो रेनेट को जो है वो, रेनेट एक एंजाइम होता है, जब रेनेट कोएगुलेट करता है, वो क्या होता है, पेस्चराइजेशन के टाइम पे डैमेज
हो जाता है, हीटिंग की वजह से वो डैमेज हो जाता है, और क्या बनता है वहाँ पे, कर्ड फॉर्मेशन बनता है, मिल्क का मतलब दही की तरह वहां पर स्टक देखने को मिलता है, किसमें, पैस्चराइजेशन में। हमने जैसे देखा है दूध से दही बनाते हुए, वैसे ही पैस्चराइजेशन में होता है। दूध से पहले क्या बनाया जाता है, कर्ड बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्डलिंग प्रोसेस। पैस्चराइजेशन में ऑलरेडी आपको पहले वाले सेशन में समझा चुकी हूँ। लो टेम्परेचर, इसके टाइप्स होते हैं कुछ, लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सॉरी लो टेम्परेचर हाई टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एंड UHT इट इज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पैस्चराइजेशन में। लो टेम्परेचर हाई टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एंड UHT। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या करते हैं, चीज में पैस्चराइजेशन की जाती है, मतलब कर्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट कर्डलिंग, यहाँ पर क्या करते हैं, जब कर्ड बन जाता है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं इनटू द सॉलिड कर्ड्स, और वहां पर क्या निकलता है, लिक्विड वे जो आपने घर में भी देखा होगा, जो येलो येलो ग्रीनिश कलर का होता है, तो वो होता है वे, जो कि आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो कर्डलिंग के केस में वे निकलता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम दही जमाते हैं घर में, वैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं क्या, कुछ एजेंट यूज करते हैं, जैसे एसिड हो गया, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्टार्टर, जैसे हम स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं घर में दही जमाने के लिए, ऐसे हम इसमें स्टार्टर बैक्टीरियाज यूज करते हैं, और उसके बाद रेनेट ऐड करते हैं। अब इससे क्या होगा, जो स्टार्टर बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, मिल्क शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और रेनेट क्या करता है, चीज को सेट कर देता है एक स्ट्रॉन्ग और रबरी जेल फॉर्म में, ताकि उसमें जो आपका कोएगुलेशन है वो अच्छे से हो जाए। तो कर्डलिंग में कुछ नहीं करा, इसमें क्या करा, कुछ स्टार्टर बैक्टीरिया ऐड करे, रेनेट एंजाइम ऐड करा, ताकि जो आपका कोएगुलेशन है वो इजिली हो जाए। नेक्स्ट जो है, इसमें क्या होता है कर्डलिंग में, अब यहाँ पर क्या है, जब मिल्क कर्डलिंग होती है बैक्टीरिया कल्चर के साथ, मतलब हमने यहाँ पे स्टार्टर कल्चर क्या यूज करा है, बैक्टीरिया को करा है। तो जब स्टार्टर कल्चर ऐड कर, जैसे हम घर में दही जमाते हैं ना, उसमें हम स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं, तो ऐसे ही इस स्टार्टर कल्चर में क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है, टेक्सचर अच्छा होता है, फ्लेवर इंप्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे हम कौन कौन सा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं, प्रोपिनियोबैक्टर शर्मनाए, स्विस चीज जब हम बनाते हैं तो हम प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनाए का यूज करते हैं। और अगर हम कैम्बर्ट या फिर ब्लू चीज बना रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐड करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी ऐड करते हैं, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ चीज अलोंग विद द प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनाए। नेक्स्ट हम कर्ड प्रोसेसिंग, कर्ड जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, क्यूब्स में चीज को कट करना है। तो वहां पर जो भी रेक्टेंगुलर फ्रेम्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को डाल देते हैं, जो कोएगुलेट हुआ है मिल्क उसमें डाल देता है। अब जो हमने क्यूब्स में डाल दी तो उस क्यूब्स की फॉर्म में क्या निकल के आता है, कर्ड वहां पे सेट हो जाता है। कर्ड सेट होने के बाद वहां पर हम हीट करते हैं 34 to 38 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए, जिसमें चीज बन के आ जाता है। चीज बन के आ जाता है, वे को रिमूव कर लिया जाता है, फर्दर हम वे को यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो होता है सॉल्टिंग, जब हमारे पास चीज बन के आ गया, कर्ड जो बन के आया था कोएगुलेटेड वाला जमा हुआ, उसमें हम NaCl ऐड करते हैं, या तो हम ड्राई सॉल्ट वैसे स्प्रिंकल कर देते हैं, या फिर हम सरफेस पे उसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, अब हम चीज में क्या सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, फ्लेवर आता है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है, अपीयरेंस इंप्रूव हो जाता है चीज का, प्रोडक्ट ज्यादा एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, स्पॉइलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट क्या है यहाँ पे, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। तो जैसे ही हमने शुगर के वो पढ़ा था, तो शुगर और सॉल्ट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ऐसे हम सॉल्ट यूज करेंगे चीज में डालने के लिए, ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। लास्ट में हम क्या करते हैं, मोल्डिंग या फिर प्रेसिंग। अब जो वे था उसको रिमूव कर लिया जाता है प्रेसिंग करके, मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, और अलग अलग शेप में चीज को मोल्ड कर लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चीज फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है लास्ट में हम राइपनिंग करते हैं। हमने क्या करा, चीज, अब हमने चीज तो बना ली, अब जितना राइपन करेंगे
उसको उस उतना वो अच्छा बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, फिर जब जो चीज बन जाता है उसमें हम कितनी ह्यूमिडिटी रखते हैं, 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, मतलब एक कमरे में रखते हैं एजिंग के लिए। जिस एजिंग में क्या होता है, हम कितने टाइम तक उसको स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम रूम टेम्परेचर पे 85% RH पे 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखेंगे, कुछ महीने कुछ साल तक रखते हैं, ताकि जो उसकी वैरायटी है वो आप इम्प्रूव हो जाए चीज की, और जितनी हमें राइपनिंग चाहिए थी वो हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट चीज प्रोसेसिंग, जिसमें सबसे पहले क्या था, यहाँ पर पैस्चराइजेशन होता है मिल्क का, कर्डलिंग होती है, देन कर्ड प्रोसेसिंग होती है, फिर सॉल्टिंग की जाती है, फिर मोल्डिंग की जाती है, उसको शेप में डाला जाता है क्यूब्स में, देन लास्ट में एजिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें हम स्टोरेज करते हैं। So this is all about the formation of cheese, कैंडी मेकिंग प्रोसेस, अबाउट प्रोटीन्स। तो ये सारे मैंने आपके यूनिट 1 के कुछ मिक्स टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।